Hello, my dear children. Welcome to today's class. So, what are we learning today? Today, we will be learning about air and water, हवा और पानी. And we will be focusing on these two topics only, air and water. तो air क्या है? जो हवा हम breathe कर रहे हैं. And all living things need air to survive. ठीक है? तो चाहे वो ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो या कोई और एयर हो, वी नीड एयर टू सर्वाइव. हाउ? वी विल डिस्कस दैट इन टुडेज लेसन. वी नीड एयर टू ब्रीथ एंड वाटर टू ड्रिंक. Water and air are essential for maintaining life on earth. Air is all around us and it is mixture of several gases. The air we breathe contains various gases. क्लीन एयर, जो क्लीन एयर होती है वो उसके अंदर जो 78% है दैट इज नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड लेस देन 1% ऑफ आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस. तो कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस और आर्गन सिर्फ 1% में ये सारी गैसेस हैं और 78% जो है वो नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन. It also contains water vapors, dust and smoke depending on the surroundings. तो जहां पर फैक्ट्री ज्यादा है उस वाले एरिया में स्मोक ज्यादा होगा. ऐसे एरिया जहां पर वाटर बॉडी ज्यादा है वहां पर वाटर वेपर ज्यादा होंगे एयर में. तो जैसा सराउंडिंग है उसके हिसाब से एयर में डस्ट पार्टिकल्स या वाटर वेपर्स या स्मोक उस हिसाब से होता है. द अमाउंट ऑफ डस्ट, स्मोक एंड वाटर वेपर इन द एयर में चेंज. नाउ जो 78% ऑफ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ब्रीदिंग में काम नहीं आती. ऑल्सो इट डज नॉट सपोर्ट बर्निंग. इट्स प्रेजेंस इन द एयर कीप्स द प्रोसेस ऑफ बर्निंग अंडर कंट्रोल. नाइट्रोजन इज नॉट डायरेक्टली यूटिलाइज बाय लिविंग थिंग्स. अब लिविंग थिंग्स डायरेक्टली नाइट्रोजन को यूज नहीं करते ब्रीदिंग में, बट जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं सॉइल में. और जो सॉइल, ऐसे सॉइल में जहां पर नाइट्रोजन ज्यादा है ऐसे ही सॉइल में ग्रो करते हैं. सो इन द सॉइल द नाइट्रोजन का जो एक्सटेंट है दैट शुड बी वेरी रिच. ठीक है, तो दिस नाइट्रोजन इज प्रोवाइडेड टू प्लांट्स बाय सॉइल माइक्रोब्स. तो सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं सॉइल को. तो तभी हम ये भी बोलते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, स्पेशली जो अर्थवॉर्म है, दैट इज बेस्ट फ्रेंड ऑफ फार्मर. केमिकल फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो यूज टू इंक्रीज नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल. नाउ ऑक्सीजन जो कि 21% है हमारे एयर में. ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स एंड बर्निंग ऑल्सो नीड्स ऑक्सीजन. अदर गैसेस जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है और अदर गैसेस हैं वो सिर्फ 1% है. तो एयर ऑल्सो कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड विच प्लांट यूज टू प्रिपेयर फूड. Traces of some other gases such as hydrogen, ozone, helium, neon, argon and krypton are also present in air. तो आर्गन एक ऐसी कलरलेस गैस है जो कि कलरलेस और ओडरलेस है. कलरलेस मतलब उसका ना तो कोई कलर है ना तो कोई स्मेल है, बट इट इज प्रेजेंट इन एयर and it is used to produce colorful glow in light bulbs and fluorescent tubes. Now जो water vapors है, it is the source for moisture in clouds. क्लाउड्स जो वाटर वेपर से बनते हैं और जितना ज्यादा वाटर वेपर है हमारे एयर में उतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी है. तो ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. सो वाटर वेपर्स इन द एयर कैन कॉज चेंजेस इन द वेदर. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. व्हेन देयर इज मोर वाटर वेपर we say that the air is humid. When the air is dry, we say it has low humidity. Now, what are the layers of atmosphere? ये हमारी अर्थ है. अर्थ के अराउंड एक थिक ब्लैंकेट है जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. और ये जो एटमॉस्फेयर है इसमें भी छोटी छोटी 5 लेयर्स हैं. So let's draw a big atmosphere over here. तो सपोज ये अर्थ है हमारी, उसके आसपास ये एटमॉस्फेयर है. एटमॉस्फेयर में क्या है? हमारे पास 5 लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर के अंदर ही.
ठीक है, ये पांचों लेयर बन के टुगेदर इट मेक्स एटमॉस्फेयर, ठीक है। So the thick layer of the air that surrounds the earth is called atmosphere. Earth's gravity holds the atmosphere around the earth. तो atmosphere earth के आसपास कैसे रहता है? earth की gravity की वजह से, और it protects us from harmful ultraviolet radiation of the sun. The oxygen present in the atmosphere supports life. तो atmosphere के क्या क्या uses हैं? जो sun है बाहर, उसकी रेज डायरेक्ट हमारे अर्थ पर ना पड़े, एटमॉस्फेयर उसे रोक रहा है। एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसी से लाइफ पॉसिबल है, जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस हैं, उसी से लाइफ पॉसिबल है अर्थ पे, ठीक है। एंड द एटमॉस्फेयर मेंटेन्स द राइट टेम्परेचर फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ। तो क्योंकि ये अर्थ का ब्लैंकेट है तो एक करेक्ट टेम्परेचर उसने बना रखा है अर्थ पे फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग्स। एटमॉस्फेयर ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मीटेरॉइड्स विच आर स्मॉल रॉक्स मूविंग अबाउट इन। जो स्पेस है वहां पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स तो है नहीं, सब चीजें हवा में उड़ रही हैं, तो वहां पर जो स्मॉल रॉक्स हैं वो आपस में जब वो उनका कोई ऑर्बिट नहीं है, दे आर जस्ट फ्लोइंग अराउंड फ्रीली, तो जब टू बिग रॉक्स आपस में टकराते हैं दे आर कॉल्ड म्यूटेरॉइड्स, और वो म्यूटेरॉइड्स ताकि अर्थ पर ना आए उसको एटमॉस्फेयर जो है वो रोक रहा है। एंड मोस्ट ऑफ दीज म्यूटेरॉइड्स बर्न अप इन द एटमॉस्फेयर बिफोर दे कैन रीच द सर्फेस ऑफ द अर्थ। There are several 100 kilometers of thick layer formed by the air around the earth. The density of the air decreases with the height. Air density is greatest at the surface and decreases as we move up in the atmosphere. तो जो अर्थ की बिल्कुल इमीडिएटली आसपास की जो लेयर है वो डेंस है ज्यादा, और जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर बढ़ते जाते हैं डेंसिटी होती जाती है कम। In places such as mountain tops or deep in seas and oceans where there is not enough air or oxygen, we need to carry oxygen cylinders for breathing. Atmosphere can be divided into 5 layers starting from the bottom up. They are troposphere. तो जो पहली लेयर है, ये जो फर्स्ट लेयर है, इसको हम क्या बोलते हैं? We call it troposphere. और जो ट्रोपोस्फेयर है इसी के अंदर वो एयर है जिसको हम ब्रीथ करते हैं, और इसी लेयर में सारे वेदर चेंजेस इट टेक्स प्लेस, ठीक है। तो ये ब्रीदिंग के लिए काम आती है और वेदर चेंजेस भी जो हैं वो इसी लेयर में होते हैं। देन कम्स द मेसोस्फेयर। तो जो हमारी सेकेंड लेयर है वो है हमारी मेसोस्फेयर। नो, आई एम रियली सॉरी। सो द second layer of the earth is of our atmosphere is stratosphere. Ozone gas is present in this layer which absorbs harmful ultraviolet rays from the sun. These rays can cause skin cancer. Jet planes fly in this layer. तो stratosphere आती है हमारी troposphere के बाद, और stratosphere में एक ओजोन गैस है जो अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है हमारे अर्थ को, क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं अगर वो डायरेक्टली पड़ेंगी अर्थ के सरफेस पे तो स्किन कैंसर होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और इसी लेयर में जो जेट प्लेन्स हैं दे फ्लाई। देन कम्स द थर्ड लेयर विच इज कॉल्ड मेसोस्फेयर, और मेसोस्फेयर में क्या होता है? म्यूटेरॉइड्स बर्न होते हैं। जो meteorites है, as I told you, they are the small rocks moving about in space and they burn out in this layer and therefore they do not reach the Earth's surface. Now comes thermosphere, that's the fourth layer, and this layer is very thin in atmosphere, और इस लेयर का क्या फीचर है कि यहाँ पर जो सैटेलाइट्स हैं और जो स्पेस शटल्स हैं वो अर्थ का ऑर्बिट करते हैं, अर्थ के आसपास घूमते हैं। किस लेयर में? थर्मोस्फेयर में। थर्मोस्फेयर में एक थिन लेयर है जहां पर स्पेस शटल्स और सैटेलाइट्स अर्थ के चक्कर लगाती हैं, रिवॉल्व करती हैं। नाउ कम द लास्ट लेयर विच इज कॉल्ड एग्जॉस्फेयर। एग्जॉस्फेयर मतलब सबसे बाहर की लेयर, जो कि बहुत
थिन है और धीरे 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 स्पेस में मिल जाती है. सो दिस लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर लाइज अबव द थर्मोस्फेयर एंड फेड्स इनटू स्पेस. और इसके अंदर सबसे लीस्ट अमाउंट ऑफ एयर है और बियॉन्ड दिस लेयर नो एयर इज देयर. सो नो एयर लाइज बियॉन्ड एग्जॉस्फेयर. एग्जॉस्फेयर तक ही एयर है और वो भी धीरे धीरे जो है स्पेस में मिल जाती है, इसलिए थर्मोस्फेयर में भी देयर इज वेरी लेस एयर. ओजोन लेयर हैज बीन सिवियरली डिप्लीटेड. तो हमारा जो ह्यूमन एक्शंस हैं वो वैसे ही अर्थ को डैमेज करने में बहुत ज्यादा उसका फैक्टर है हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज. जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जैसे कि रेफ्रिजरेशन एंड जेट प्लेन्स ने बहुत ज्यादा यूज किए थे क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. ठीक है, तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज हुए थे रेफ्रिजरेशन एंड जेट प्लेन्स में पास्ट में, उससे क्या हुआ, बहुत हद तक जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो गई. एंड द ओजोन लेयर शील्ड्स द प्लैनेट फ्रॉम सन्स हार्मफुल यूवी रेज. और इसीलिए अब देखा है कि स्किन प्रॉब्लम्स भी ज्यादा बढ़ गई हैं, सन की रेज भी और ज्यादा आती हैं अर्थ पे. एंड देयरफॉर इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फर्दर depletion of ozone layer, we should avoid using such gases like chlorofluorocarbons. Okay? Now, what are the properties of air? हमारे पास एक deflated balloon है, हमने करके उसको इन्फ्लेट किया, एयर फिल करी और जो बलून इतना सा था वो इतना बिग हो गया. क्यों हो गया? उस पूरे बलून में क्या भर गई है, एयर भर गई है. तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं दैट एयर टेक्स अप स्पेस. सो द फर्स्ट प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर इज दैट एयर टेक्स अप स्पेस. अब हमारे पास एक रॉड है या एक पेंसिल है, उसकी तरफ हमने एक साइड पर, दोनों साइड पर बिल्कुल इक्वल साइज के बलून स्ट्रिंग से सस्पेंड कर दिए. अब एक साइड के बलून को हमने पिन मार के डिफ्लेट कर दिया और हम लोग क्या नोटिस करेंगे कि जो हमारा बैलेंस है, जो रॉड है, वो एक तरफ पे झुक गई. किस तरफ पे झुक गई? जहां पर अभी भी भरा हुआ जो फिल्ड अप बलून है वो हैंग कर रहा है. इससे क्या पता चलता है कि जो एयर है इट हैज वेट. So if we take a balloon and blow air into it, we will find that the size of the balloon increases. This shows that air occupies space. Now air has weight. We do not notice the weight of air because we are surrounded by it, but through an activity that I have just explained, we can see that air has weight. Okay, so please do this activity at home of suspending the two balloons on both the sides with the string and then pricking one balloon and deflating it, and just see that the rod will go on one side where there is the filled balloon is suspended. All right, now the third property is that the air exerts pressure. जो air है वो pressure exert करती है. कैसे हम देखेंगे? अब जब आप छोटे थे तो मम्मा आपको कुछ ड्रॉप वाली मेडिसिन पिलाती होंगी, कुछ ड्रॉप से, और बहुत सारी चीजें हैं जो ड्रॉपलेट से यूज होती हैं. तो अब उस ड्रॉपर के अंदर एक्चुअली मेडिसिन या वाटर या कोई भी लिक्विड कैसे आ जाता है? तो इतना पतला सा छोटा सा है. तो जो ऊपर का उसका नॉब होता है जिसपे रबर लगा होता है, वी प्रेस द नॉब. जब हमने नॉब को प्रेस किया तो उस जो ड्रॉपर है उसमें से पूरी एयर बाहर आ गई. अब हमने प्रेस ड्रॉपर को डिप किया लिक्विड में और उसको छोड़ दिया, नॉब को छोड़ दिया. ठीक है, अब उसको हमने दोबारा से प्रेस किया तो जो वो है. ओके, आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट. द थर्ड प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर इज दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. अब एयर प्रेशर कैसे एक्सर्ट करती है, वी विल सी विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी. To observe the air in dropper, first press the bulb of the dropper. तो जो ड्रॉपर का बल्ब है
उसको हमने प्रेस किया, तो जब हमने उसको प्रेस किया उसकी एयर पूरी की पूरी बाहर आ गई. Now lower the dropper in water or medicine and keeping the bulb pressed. Now release the bulb. हमने रिलीज कर दिया बल्ब को, और जो एयर है बॉटल में या लिक्विड में, जो डिसॉल्व्ड एयर है, वो वापस से ड्रॉपर में जाएगी, अपने साथ साथ लिक्विड या मेडिसिन को ड्रॉपर में एक्सर्ट प्रेशर के साथ ड्रॉपर में डाल देगी. ऑल राइट, सो वाटर और मेडिसिन इज सक्ड अप इनटू द ट्यूब ऑफ द ड्रॉपर. When the bulb is pressed, air goes out of the dropper. When it is released in water or medicine, the air pushes the water or medicine into the dropper, and that's why we can say that air exerts pressure. So air pressure is the force with which air pushes against the earth's surface. Air has density and mass. Due to its mass, it pushes down on everything around us in all directions. तो जो air है, it pushes everything in all directions. The pressure of the air decreases as we climb a mountain. We make use of air pressure in a doctor's syringe for filling in liquid medicine, filling a fountain pen, dropper, or sucking liquid through a straw. तो ये सब किससे हो रहा है? एयर प्रेशर से हो रहा है. जो बेबी बॉटल से भी मिल्क पीता है, वो भी सब एयर प्रेशर की वजह से ही होता है. ठीक है. In each of these cases, we first squeeze out the air. Only then does the liquid starts flowing in. If there was no pressure, we could not be able to do all these things. तो syringe नहीं भर पाते डॉक्टर, और हम लोग ड्रॉपर नहीं यूज कर पाते अगर ये प्रॉपर्टी एयर में नहीं होती कि एयर exerts pressure. All right. Now air exerts pressure in upward as well as downward direction. अब इसको हम एक एक्टिविटी से कैसे कर सकते हैं? Take a glass full of water. ठीक है, ऊपर तक बिल्कुल रिम तक हमें वाटर भरना है और देखना है उसमें कुछ भी बबल्स ना आए. अब उसके ऊपर हमने एक पेपर को प्रेस कर देना है. पेपर रख देंगे उस वाटर पे, और फिर उस ग्लास को अब हम अपसाइड डाउन कर देंगे. अभी हमने उस पेपर को पकड़ा हुआ ही है, और एक धीरे धीरे हम उस पेपर पे से अपना हैंड हटा लेंगे, और जो हम क्या देखेंगे कि जो पेपर है वो ग्लास के साथ स्टिक हुआ है, और जो वाटर है वो अभी भी ग्लास के अंदर ही है. सो पेपर इज एक्चुअली एक्टिंग एज अ लिड. ऐसा क्यों हुआ? जो एयर है उसने अपना प्रेशर अपवर्ड डाला, किसके ऊपर? पेपर के ऊपर. ठीक है, तभी जो पेपर है इट विल स्टिक टू द ग्लास. Take a glass tumbler and fill it with water to the brim. Make sure that there are no air bubbles in the tumbler. Cover the tumbler with a stiff paper. Turn the tumbler upside down while pressing the paper with your hand. Take your hand off and observe what happens. What does this experiment reveal? You will see that the paper will not fall and water stays in the glass. The air pushes the paper up. That is exerts pressure in the upward direction, preventing it from falling. This shows that air exerts pressure in upward as well as in downward direction. Now let's scratch our brain a little bit and see what have we learned till now. Argon is used to produce colorful glow in fluorescent tubes. So argon. The ozone layer protects us from harmful UV rays of sun, not the nitrogen. Air exerts pressure in all direction, not in any one direction, in all directions. Now this was all about air and its properties. Now let's move to the next essential element, that is water. अब अर्थ पे वाटर कहाँ पे है? In all the water bodies, oceans, lakes, rivers, ponds, waterfalls, correct? तो ये सब में क्या है? वाटर है. Water is found everywhere from oceans to lakes to ground and even in atmosphere in form of water vapor. We need water to carry out our daily activities.
We need water for drinking, cooking, washing, bathing, working, constructing buildings. ठीक है, इन सब के लिए हमें वाटर का यूज होता है. Substances such as mud, sand, dirt, germs make water unfit for use, and these are called impurities. These are called impurities. Now there are two types of impurities. ऐसी impurities जो water में पूरी तरीके से dissolve नहीं होती और हम उनको देख सकते हैं, और ऐसी impurities जो water में पूरी की पूरी dissolve हो सकती हैं and we cannot see it. So soluble impurities, impurities that dissolve in water are called soluble impurities such as sugar and common salt. Insoluble impurities, impurities that do not dissolve in water and they are called insoluble impurities such as sand and mud. Okay. Ab this is an activity to identify whether the impurity in the water is soluble or insoluble. ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या करना है? You need 3 cups. 3 cups चाहिए आपको, वाटर चाहिए, एक स्ट्रेनर चाहिए, स्ट्रेनर मीन्स छन्नी, टी लीव्स चाहिए आपको, मिल्क, कॉमन सॉल्ट, शुगर, सैंड, ट्विग, ग्रास लीव्स. तो ये सब कुछ कुछ मटेरियल है जो आपको चाहिए. तो आपने 2 कप्स में वाटर भर लिया, एक के अंदर आपने टी लीव्स मिलाई और एक में 1 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट मिलाया, दोनों का अच्छे से मिलाया. और फिर क्या किया आपने कि स्टरर लिया या छलनी ली, उसमें से सबसे पहले आपने क्या छाना? आपने छाना सॉल्ट वाला वाटर. तो आपने देखा कि छलनी पे कुछ रहा नहीं, कुछ नहीं रहा. अब आपने डाला टी लीव्स वाला वाटर, छाना उसको. तो जो हमारी छलनी है या सीव है या स्टर है, हमारा स्ट्रेनर है, उसके ऊपर टी लीव्स जो हैं वो रह गई और नीचे क्या निकल गया? वाटर, क्लीन वाटर निकल गया. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो सॉल्ट है वो वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया और वो स्ट्रेनर से नहीं छना. बट जो टी लीव्स हैं वो वाटर में डिसॉल्व नहीं हुई और वो फिल्टर हो गई स्ट्रेनर पर, और वाटर, क्लीन वाटर जो है वो नीचे निकल गया. सो सिमिलरली दिस एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीटेड विद शुगर, मिल्क, coffee, grass leaves, twigs, and you can just write your that what did you observe. Okay, now please write that, are you able to separate the common salt and water, or tea leaves, grass, or milk, sugar, all these things. Alright, so these are the steps given in the activity and I have already told you how to do it. Now, how do we remove insoluble impurities from the water? So there are many ways to do that. So different methods are used to remove various soluble and insoluble impurities from water. We can separate the insoluble substances from water by sedimentation, followed by decantation and filtration. तो अभी क्या होता है filtration? It is a process in which water containing insoluble substances are poured into a funnel having a cone of filter paper. तो filter paper का एक cone बनाया और वो funnel में रख दिया, and this process is called filtration. और उसके ऊपर हमने जो इम्प्योर वाटर है उस फनल पे हमने डाला, तो जो फिल्टर पेपर है उसके ऊपर सारी इम्प्योरिटीज रह जाएंगी. सो अ सर्कुलर पेपर और फिल्टर पेपर इज टेकन एंड फोल्डेड ट्वाइस टू मेक अ कोन. दिस पेपर कोन इज प्लेस्ड इनसाइड अ फनल. अ flask is kept below the funnel and the mixture is poured into it through the funnel. Sand is retained on the filter paper and the clean water is obtained in the flask. Alright, so this is all about filtration. Now what is sedimentation and decantation? तो अभी क्या होता है कि जो सैंड के पार्टिकल्स डिसॉल्व होते हैं वाटर में, हम वाटर को बिल्कुल स्टिल रख देते हैं एक जगह पर. तो जब वाटर मूव नहीं कर रहा तो जो सैंड के पार्टिकल्स है, जो हेवी सैंड के पार्टिकल्स हैं, ये जो हेवी इंप्योरिटीज हैं, वो धीरे धीरे बॉटम ऑफ द कंटेनर में इकट्ठी होती जाती हैं. ठीक है, और जो ये नीचे जो
impurities इकट्ठी हो गई हैं, we call them sediments. Correct? We call them sediments. और ऊपर से so it is a two-step process. Collect impure water containing mud in a beaker. Stir it well with a glass rod and allow the mixture to stand for few minutes. The heavier soil particles will settle down at the bottom of the beaker, and what are these called? These are called sediments, and this process of separating insoluble substances is called sedimentation. After the insoluble sediments have settled down, तो जो ऊपर का clean water है उसको हम दूसरे कंटेनर में निकाल लेते हैं. इस प्रोसेस को we call it decantation. After the insoluble sediments have settled down, now carefully drain the clean water into another beaker, and this is called decantation. The rate of sedimentation can be improved by adding special chemicals such as alum. तो एक केमिकल होता है एलम, उसको क्या करते हैं कि जो वाटर है, जो मडी वाटर है, उसमें एलम को सस्पेंड कर दिया जाता है एक स्ट्रिंग के थ्रू. तो जो एलम है उसके पार्टिकल्स, डस्ट के पार्टिकल्स जो कम हेवी पार्टिकल्स हैं उसके साथ चिपक के उन डस्ट के पार्टिकल्स को हेवी बना देता है, एंड इट फर्दर सेटल्स डाउन एट द बॉटम, और जो पानी है वो और ज्यादा क्लीन हो जाता है. The rate of sedimentation can be improved by adding special chemicals such as alum, and this process is called loading. A piece of alum is suspended in the beaker containing muddy water. Alum particles attach themselves to the dirt particles suspended in muddy water, making them heavier, and the dirt particles settle down at the bottom of the container. Now removing soluble impurities. ये तो बात हुई थी कि हम insoluble impurities को कैसे निकालें, लेकिन जो बिल्कुल soluble impurities हैं उसको कैसे निकालें पानी में से. Soluble impurities can be separated by evaporation and distillation. अब कोई भी जो ऐसा पानी है जिसके अंदर जो impurities हैं वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो चुकी हैं, we can just evaporate the water. हम लोग उस पानी को गर्म करना स्टार्ट करेंगे, और जब हम उसको गर्म करेंगे तो जो पानी है वो तो इवेपोरेट हो जाएगा और कंटेनर में क्या रह जाएंगी, impurities. ऑलराइट, और जो पानी इवेपोरेट हो गया उसके ऊपर हम एक और कंटेनर रख के we can just collect it, condense it and collect it. The process of changing of water or any other liquid to vapor by heating is called evaporation. In this process, the soluble substances can be separated by heating the water. After some time, the water changes into water vapor, leaving the impurities behind. Okay? And the next process is distillation. Distillation is the method which separates impurities from water. In this, अब इसके अंदर क्या होता है कि impure water को हीट किया जाता है till the time it starts boiling. फिर जो water है वो evaporate हो जाता है, और जो impurities हैं it remains behind, and the water vapor enters into a condenser. तो एक condenser होता है जिसमें water vapor enter हो जाते हैं, and then जो कंडेंसर है वो वाटर वेपर्स को कूल करके वापस से एक क्लीन वाटर में बदल देते हैं. सो द वाटर वेपर एंटर्स द कंडेंसर विच इज केप्ट कूल बाय द कोल्ड वाटर सर्कुलेटिंग अराउंड इट. डिस्टिलेशन से जो हमें पानी मिलता है वो बहुत ज्यादा प्योर होता है, एंड ऐसा जो पानी है, जो डिस्टिल्ड वाटर है, जो हमें द वाटर कलेक्टेड आफ्टर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्टिल्ड वाटर, और एंड इट इज फ्री फ्रॉम एनी इम्प्योरिटीज और जर्म्स. और ऐसा जो वाटर है वो कहां पर यूज होता है, हमारे इन्वर्टर्स में, बैटरीज में distilled water is being used. So the pure water is collected in flask, and the water collected after this process is called distilled water. It is free from any impurities or germs. The impurities that were dissolved in the water are left behind in the heating flask, and distilled water is mainly used in car batteries
and in science laboratories and in medicine. So इतना clean है कि वो medicines तक में भी use होता है. Now जो हम पानी पीते हैं, how is that water being purified? तो drinking water needs to be purified before consumption because impure water contains many germs. तो जो impure water है उसके अंदर बहुत सारे germs हैं, उसको हम ऐसे ही पी नहीं सकते. वो germs हमारे digestive system में जाके हमें बहुत बीमार कर सकते हैं. ठीक है, and it can lead to a variety of diseases. Therefore, जो drinking water है, it needs to be purified. Think about how a city or a town residents obtain their drinking water. तो जो टाउन्स हैं, सिटीज हैं, जहां हम लोग रहते हैं, वहां पर ड्रिंकिंग वाटर कैसे आता है? आप लोगों के घर में आरओ लगा है, वाटर फिल्टर्स लगे हैं, उसी में से जो वाटर एकदम प्योरीफाई होके फिल्टर होके आता है, आप उसको पीते हैं. तो जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है हमारे घरों में फ्रेश वाटर या साफ पानी के सप्लाई के लिए? टू मेक वाटर ऑब्टेन फ्रॉम लेक्स एंड रिवर्स फिट फॉर ड्रिंकिंग, इट इज प्योरिफाइड इन बिग प्योरिफिकेशन प्लांट्स. ठीक है, प्योरिफिकेशन के बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं जिसमें कि वाटर को प्योरीफाई किया जाता है. बिफोर इट इज मेड अवेलेबल टू होम्स, द मेन मेथड इन्वॉल्व्स इन द प्योरिफिकेशन आर screening, sedimentation, filtration and chlorination. तो ये एक पूरा पिक्चर, एक डायग्राम है आप लोगों की बुक में जिसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर जो वाटर है वो सबसे पहले कलेक्ट किया गया प्लांट में और उसके बाद क्या क्या स्टेप से वो गुजरता है बिफोर कमिंग टू आवर हाउसेस. सो स्क्रीनिंग का मतलब है रिमूविंग लार्ज इंप्योरिटीज थ्रू फिल्टर्स. तो जो उसके अंदर ऐसी इंप्योरिटीज हैं जो बहुत बड़ी बड़ी इंप्योरिटीज हैं, इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज हैं, तो उसको सबसे पहले स्क्रीनिंग के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है बड़े बड़े फिल्टर्स के थ्रू. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप सेडिमेंटेशन. तो पहले जो अब ऐसी सैंड है जो अभी छलनी में से या फिल्टर्स में से नहीं छली, वो सेडिमेंटेशन के थ्रू, एलम के थ्रू उसको फिल्टर किया जाता है, उसको सेडिमेंटेशन और डिकैंटेशन किया जाता है. उसके बाद प्रोसेस आता है फिल्टरेशन का, एंड देन क्लोरीन, द केमिकल क्लोरीन इज बीइंग एडेड जिससे फर्दर जर्म्स मरते हैं, एंड देन इट इज बीइंग स्टोर्ड इन द प्लांट्स, और उस प्लांट जहां से वो स्टोर किया जाता है, देन इट इज सप्लाइड टू आवर होम्स. ऑलराइट, so by adding potassium permanganate crystals to wells for killing germs, we can purify water and make it fit for drinking. Now let's scratch our brain a little bit and write two examples for each of the following. Insoluble impurities in water: sand and mud. You can write any of those. Soluble impurities in water: sugar, salt. Methods to remove insoluble impurities: filtration, sedimentation and decantation. Methods to remove soluble impurities: one is evaporation, and the other is distillation. Methods to purify drinking water: screening, filtration. All right, so these are the keywords that we have learned in today's lesson. Humidity, the amount of water vapor present in the air. Atmosphere, the thick layer of air that surrounds the earth. Sedimentation, the process by which insoluble impurities can be removed by allowing the mixture of insoluble impurities and water to stand undisturbed for some time in a container.
Filtration, the process by which insoluble impurities can be removed by passing impure water through filter paper. Also remember that clean air consists of about 78% of nitrogen, 21% oxygen and less than 1% of argon, carbon dioxide and other gases. And the 5 layers of atmosphere are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. Air has weight, occupies space and exerts pressure. Water can be purified by sedimentation and decantation, filtration, evaporation or distillation. Now let's assess ourselves and see what have we learned in today's lesson. You have to pick the correct options. Many satellites and space shuttles orbit around the earth in this layer. So let's just look at the layers once again. Okay, so जो सैटेलाइट्स और स्पेस शटल्स हैं, इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर में मीटेराइट्स हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में जेट प्लेन्स फ्लाई करते हैं और ट्रोपोस्फेयर जो है यहाँ पर सारे वेदर चेंजेस इट टेक्स प्लेस और एक्सोस्फेयर इज द लास्ट लेयर. So many satellites and space shuttles orbit around the earth in this layer, that is thermosphere. Which of the following is insoluble in water? Sand. Insoluble impurities can be removed by filtration. This water is mainly used in car batteries and in medicine. Distilled water. This process is used to disinfect the water. Chlorination. You have to fill in the blanks. The thick layer of the air that surrounds the earth is called atmosphere. In this layer of the atmosphere, meteoroids burn up. Mesosphere. The pressure of the air decreases as we climb a mountain. The rate of sedimentation can be improved by adding alum to a muddy water. Impure water contains many harmful germs which can lead to a variety of diseases. Write true or false for the following statements. Argon is a colorless gas and is used for making light bulbs. Not making light bulbs but making them glow. So it's false. Nitrogen does not support burning. True. Ozone layer is present in troposphere. False. We do not notice the weight of air because we are surrounded by it. Correct. Substances such as mud, sand, dirt and germs make water fit for use. No, false. It makes unfit for use. You have to match the following. Filtration, loading, evaporation, sedimentation, filter paper or chlorine tablets. Filtration is done through filter paper. Chlorination is done through chlorine tablets. Alum is added and that process is called loading. Common salt is being separated from the water through evaporation and mud is being separated from water through sedimentation. Now these are some questions that you have to answer yourself and we can discuss here it in short. Name any 4 gases present in air. So you can talk about nitrogen, oxygen, carbon dioxide, argon and other gases. What is atmosphere? The thick blanket of air around the earth is called atmosphere. Name the various layers of the atmosphere. Please tell about the 5 layers that we have discussed today. Differentiate between sedimentation and decantation. So जो ऐसा प्रोसेस है जिसमें पानी के नीचे सेडिमेंट्स या इम्प्योरिटीज सेटल डाउन हो जाती हैं, दैट इज सेडिमेंटेशन. और फिर जब क्लीन वाटर को दूसरे कंटेनर में निकाल लिया जाता है, दैट इज डीकैंटेशन. व्हाट इज लोडिंग? एडिंग ऑफ एलम टू इंक्रीज द speed and increase the quality of sedimentation.
Describe the different ways by which soluble impurities can be removed from water. So please tell about evaporation and distillation. Describe the processes by which drinking water can be purified. तो पूरा वो वाला मेथड जब पानी कलेक्ट किया जाता है वाटर प्लांट्स में till it is supplied to our house. We have discussed the whole process in details. So please explain that. On the night of Diwali, sometimes we have difficulty in breathing. Why? Because there is a lot of smoke in air and the smoke enters our breathing system and chokes our breathing cord. So that's why there is difficulty in breathing. These are some fun based questions which you can do yourself with your family, with your friends, and have fun with the chapter. Now water comes to us from a variety of sources. You have to write about those sources in which water comes to us, and then also find out that how water is being purified in the purifier and when you drink it. Please look at the pictures given over here and tell that what's the name of the process and what are the type of impurities that might be there in these in this water. So this process is evaporation, and through evaporation salt is being separated from water. Now this process you have to identify yourself and discuss with your friends. Also, you can make your own water filter. There are some steps given over here. Follow these steps, take help of adults and try to make your own water filter. Okay, now P&G is one brand. P&G is one company which sets new goals to deliver 25 billion liters of clean drinking water to families in need worldwide. तो प्लीज फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट कि इन्होंने क्या किया, कैसे पहुंचाया हाउस होल्ड्स में पानी, एंड जस्ट शेयर द इंफॉर्मेशन with your classmates. So that is all for today. I hope you have learned a lot in today's chapter. Keep learning, keep shining. Bye bye.